हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल के ऊपर दोबारा से अपनी उसी थॉर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूं, जो कि हम अपने चैनल पे काफ़ी टाइम से शेयर करते हुए आ रहे हैं। ये वही सीरीज़ है जिसके अंदर हमने सारे के सारे एसगार्डियंस का रिटर्न होते हुए देखा था अर्थ के ऊपर। और अब इस वक्त जो है बेसिकली एसगार्ड जो है वो मिडगार्ड यानी कि अर्थ के ऊपर ही बेस करता है। और अभी जो हमारे पास बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सीज के इवेंट के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जाके इस पूरे के पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद से अभी तक ये एसगार्ड बना नहीं है, बल्कि एक तरह के खंडर के अंदर है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एसगार्ड के ऊपर जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें और परेशानियां आ चुकी हैं, अब उनको एक नए किस्म के थ्रेट का सामना करना है जो कि पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के साथ हमारी थॉर की ये वाले कॉमिक्स की भी एंड होगा, जिसके बाद हमारे पास थॉर की एक नई रन शुरू होगी जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर हमारे पास 8 इश्यूज़ हैं। तो उसका मतलब ये है कि मैं इनको 8 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और सच कहूँ तो ये सारे के सारे एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म के हैं, जिनके अंदर आपको बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी थॉर से रिलेटेड। और जैसा कि अभी थॉर लव एंड थंडर आई हुई है और जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो शायद उनको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे पास एरिक सेल्वेक के साथ होती है, जो कि यहाँ पे बैठ के किसी एसगार्डियन से बातें कर रहे हैं जिसको हमें नहीं दिखाया जा रहा। और वो बताते हैं कि मेरा नाम एरिक सोल्वेग है और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसको मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सच में मानता हूँ कि आप एक बहुत ही बड़े इंसान हैं और आपके लिए वक्त निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, खासकर तब जब आपके इस पूरे के पूरे घर को दोबारा से बनाने के काम किए जा रहे हैं। और जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ, आई होप कि आप उसको ज़रूर समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेंज तरीके की साइंस है। ज़रा एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया, ये लेडी दरअसल यहाँ से कौन गुजर रही हैं? आई एम सॉरी, वो थी कौन आखिरकार? तो वो आदमी बताता है कि ये है लेडी जेन फोस्टर। तो वहीं से एरिक बोलता है, क्या ये आप में से ही हैं? तो कहता है कि हम में से आजकल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन तुम हम में से नहीं हो। तो कहता है कि हाँ, सॉरी, मैं कम्प्लीटली अपने पॉइंट से भटक गया था। तो मैं कहाँ पे था? तुम यहाँ पे माफ़िया मांग रहे थे और मेरे बड़े होने के बारे में बता रहे थे। तो कहता है कि हाँ, बड़ी बड़ी थॉट्स की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मैं एक क्वांटम कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब इसके तो बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके ज़रिए मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्स जो है वो इन्फिनाइट एरे ऑफ यूनिवर्सेस के अंदर मौजूद है। और ये सारी की सारी यूनिवर्सेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरसेक्ट करती हैं। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस वक्त तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहता है, ओके, बिलीव मी, मेरे पास साइंस है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। यानी कि एक यूनिवर्स के अंदर आप ये सारी की सारी बातें बैठ के मुझे सुना रहे होंगे और मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँगा। एक यूनिवर्स ऐसी होगी जहाँ पे हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक यूनिवर्स ऐसी हो सकती है जहाँ पे हम दोनों ही मौजूद नहीं और कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हर चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है या फिर कर सकती है, वो इस पूरे के पूरे टाइम स्पेस की ग्रैंड स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। इसको कहते हैं क्वांटम मेटावर्स, एक क्वांटम मेटावर्स, या इस तरीके से हम उसको कुछ कह सकते हैं। मैंने अभी तक इस पूरी की पूरी चीज़ का कोई नाम नहीं रखा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर एक चीज़ जिसको आप मानते हैं, आप जिसको नहीं भी मानते, वो सब कुछ असली में एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती। यहाँ पे बात करते हैं एसगार्ड की, जैसा कि द नॉर्स मिथ साइकिल जिसको आप मानते हैं। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं वर्ल्ड ट्री के अंदर, यग्ड्रासिल के अंदर, ओडिन ऐश के अंदर, और आप इस बात को भी मानते हैं कि किस तरीके से 9 दुनियाएं आपस में इस ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वो जो एसगार्डियन होता है, अचानक उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मिथ क्या होता है और मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि लेजेंड क्या होता है। जब ये मेरा मुक्का तुम्हारे चेहरे पे आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मिथ किसको कहते हैं। तो वहीं से वो कहता है, हे प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मिथ से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं इन सारी की सारी चीज़ों को मानता नहीं, एक फिक्शन समझता हूँ, बल्कि इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपकी पर्सनल कॉस्मोलॉजी है जिसको आप मानते हैं, जो कि आपकी नज़र में सही भी है। लेकिन इसी तरह से एक हिंदू जो है वो अपनी कॉस्मोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है। वो समझता है कि जिस तरीके से उसके गॉड्स ने दुनिया को बनाई है वो उस तरीके से चलती है, और जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है, तो उनको समझने दीजिए। मतलब मेरा कहने का यही है कि हर कोई अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक भी है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती ही है ना। लेकिन आज जो मुझे आपको बताने का मकसद है वो ये है कि क्या हुआ अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही एग्जिस्ट करती हैं, ये एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को इफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बस उसको हम अभी इस वक्त देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आप और मैं दोनों इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो मतलब पॉसिबिलिटी तो हर एक चीज़ की हो सकती है। तो वहीं से वो कहता है, तुम एक ऐसे साइंटिस्ट हो जो कि ये बात प्रूव करने के लिए इतनी लंबी बहस कर रहा था कि तुम और मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ बैठे हुए बातें कर रही हैं। सच कहूँ तो तुम्हारी साइंस काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड नज़र आ रही है। तो कहता है कि नहीं, ज़रा रुकिए, आप मुझे मेरे पूरे के पूरे पॉइंट को भुलवा रहे हैं।
ओके, अब मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो छोटे छोटे रिंग्स हैं इनको आप अपने 9 वर्ल्ड समझ सकते हैं, जिसमें एक एसगार्ड, मिडगार्ड और बाकी के आप क्या कहते हैं। तो वो कहता है कि वेनाहाइम, एल्फाहाइम, नेदरवनीर, योटनहाइम, सॉर्टल्फाइम और मुस्फलहाइम। तो कहता है कि बहुत बढ़िया, तो आप अपने 9 वर्ल्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि ये सारी की सारी 9 दुनियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं एसगार्ड और मिडगार्ड के साथ एक वर्ल्ड ट्री के जरिए। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। तो वहीं से वो साइंटिस्ट पूछता है, तो आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि एसगार्ड हमेशा से अर्थ के ऊपर यानी मिडगार्ड पे मौजूद नहीं था, वो एक अपने ही अलग स्पेस के अंदर मौजूद हुआ करता था। तो अब मेरा सवाल ये कि जब एसगार्ड मिडगार्ड के ऊपर आ चुका है तो एसगार्ड की जो खाली जगह है वहाँ पे क्या चीज़ बसती है, आखिरकार एसगार्ड की जगह पे क्या है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ से सीधा अल्फाइम के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे सारे के सारे डार्क एल्फ्स वगैरह रहते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपनी जो है कुछ अलग दुनिया के अंदर मस्त मगन लगे हुए होते हैं, जहाँ पे वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और खेल कूद में लगे हुए हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि 2 कपल इस पूरे के पूरे स्नो का मज़े ले रहे होते हैं और यहाँ पे वो रोमांटिक पलों को जो है गुजार रहे होते हैं और एक एक करके वो अपने आसमान की तरफ देखते हैं और वहाँ से बर्फ़ को अपने ज़बान पर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगले पल हम देखते हैं कि जब उसमें से वो दोनों मिलकर अपनी ज़बान खोलते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो अगले पल उसके ऊपर से खून की बारिश होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने ब्लड को टेस्ट किया है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि एल्फाइम के पूरे आसमान के अंदर हमें एक टीयर नज़र आता है जिसके अंदर से कुछ अजीब व गरीब रेड कलर के बींग्स निकलते हुए आते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ को स्लॉटर कर रहे हैं और लिटरली एल्फाइम की ज़मीन के ऊपर इस वक्त जो है खून की बारिश हो रही है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे खतरनाक किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें से उनका लीडर उनको सिर्फ एक ही ऑर्डर देता है, मार डालो, सब के सब मरेंगे आज। और अगले पल वो सारे के सारे लोग यहाँ पे सबको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार देते हैं और वहीं से उसका एक चेला आता और कहता है, लॉर्ड थेन सारे के सारे लोग गिर चुके हैं, ये काफ़ी सिंपल था हमारे लिए। तो कहता है चलो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, फ़ौरन से सारे की सारी बात को आगे तक फैला देते हैं। तो अगले पल वो लोग यहाँ पे अपनी एक तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस को सेटअप करते हैं, जहाँ पे वो आदमी थेन जो कि इनका लीडर है वो अपने लीडर यानी कि अपने फादर से बात करता है और कहता है कि फादर इन द ग्रेट एंड द ग्लोरी नेम ऑफ उठाना थॉर, हमने जो है यहाँ पे हर एक स्पेस एंड टाइम के अंदर आने वाली चीज़ जो हमारे रास्ते में आई है उस सबको स्लॉटर कर दिया है। हम बहुत जल्द यहाँ पे जो है अपनी डोमिनेशन हासिल कर ही लेंगे, कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा। इन योर नेम फादर, आपका ग्लोरियस और ब्रूटल नेम, हेल उठाना थॉट। तो वहीं से वो कहता है, एक्सीलेंट माई सन, कैरी ऑन, और तुम्हें रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे सामने है उसको मिटा के राख कर देना, जो चीज़ तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसको मिटा देना। हम बहुत लंबे टाइम से सरवाइव करते हुए आ रहे हैं स्पेस के अंदर, जहाँ पे हमें फंसा के रखा गया था इतने सालों से, लेकिन अब वक्त आ चुका है हमारा, अब वक्त आ चुका है कि हमें इन सबको मार के वो सब हासिल करना होगा जो हमारा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये खतरनाक किस्म का हमें थ्रेड नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल एक बताया जा रहा है कि अलग यूनिवर्स, एक अलग स्पेस एंड टाइम से यहाँ पे आया है सब कुछ कॉन्क्योर करने के लिए। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी जो है एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट होती है, जो कि इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हुआ है और थॉर वहाँ पे पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। लेकिन अगले पल लेडी सिर्फ थॉर को तलाश करते हुए आती है और कहती है कि माय लॉर्ड, मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ और काफ़ी देर से तलाश कर रखी थी। तो थॉर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा होता है, तो सिर्फ उससे पूछती है कि आखिरकार आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो थॉर बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, उसने ज़िंदगी में अपनी हर एक चीज़ के अंदर इवलनेस ही दिखाई है, वो झूठ बोलता था, वो चीट करता था, वो चुराता था, वो धोखा देता था, उसने ही हमारे इस पूरे के पूरे किंगडम को शैटर करा है। लोकी वो चीज़ है जो कि मुझे ट्रबल दे रही है लेडी सिर्फ। तो वहीं से सिर्फ बोलती है कि लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अब लोकी का नामो निशान मिट चुका है, उसके हर एक एटम को इस पूरे की पूरी दुनिया से मिटा के ख़त्म कर दिया गया है, तो अब इसके अंदर घबराने वाली और परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं बची है। तो हम देखते हैं कि थॉर बताता है कि यही तो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि एक बैड सोल का अंत हमेशा बैड ही क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो थॉर है वो अपने भाई लोकी को जो है याद कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि बचपन में उन दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा है और एक साथ एक दूसरे के साथ खेला भी करते थे। और थॉर वहाँ से अपने हैमर को लेके उड़ जाता है और कहता है, सच कहूँ तो मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आई मिस माई ब्रदर। इसी तरह हम दोबारा एरिक के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि उसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहता है, क्या तुम्हारा कोई और कोलीग वगैरह मौजूद है जो कि मेरी बात को थोड़ा आसानी से समझ सके। तो कहता है कि नहीं, मैं ही एसगार्ड के अंदर होने वाला ग्रेटेस्ट मैन ऑफ साइंस हूँ, अगर तुम मुझे इस बात को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो मुझे माफ़ करना कि तुम हम में से किसी भी एसगार्डियन को समझा नहीं सकते हो। तो कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, और अब जैसा कि ये अमेजिंग गर्ल दोबारा से यहाँ से जा रही है तो फिर मेरा सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर रह सकता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलता है ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक साइंटिस्ट होने के बावजूद तुम्हारा ध्यान इन चीज़ों के अंदर कुछ ज़्यादा ही नहीं भटकता है। तो वहीं से वो कहता है कि बस अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे जो है पहली नज़र में देखते लोगों से प्यार हो जाता है और इस लड़की को देखने के बाद कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रखी है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो और आखिरी बार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इस वक्त तुम मेरा ये हाथ देख रहे हो ये वर्ल्ड ट्री है और इस हाथ के अंदर जो कप मैंने पकड़ा हुआ है वो एसगार्ड है।
यानी कि ये पूरा का पूरा कब एसगार्ड है जिसके अंदर तुम्हारा वो रेनबो ब्रिज शामिल है, सारे के सारे लोग, तुम्हारा किंगडम, तुम्हारा राजा, सब कुछ इस वक्त इस कप के अंदर मौजूद हैं। और अब तुम जैसा कि देख सकते हो कि जो छोटी सी प्याली है ये हमारा मिडगार्ड है जिसको हम अर्थ के नाम से बुलाते हैं। और जैसा कि अब पूरा का पूरा एसगार्ड जो इस कप में से निकल के इस छोटी सी प्याली यानी कि मिडगार्ड के ऊपर आ चुका है, तो एसगार्ड खाली हो चुका है। और नेचर कभी भी किसी चीज़ को खाली नहीं छोड़ती है, उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मैं इस कप को कुछ और देर तक खाली पकड़ के इस तरह हवा में बैठा रहूँगा तो यहाँ से एक वेट्रेस आएगी जो कि मेरे कप को दोबारा से भर देगी, क्योंकि ये चीज़ कभी खाली रह नहीं सकती है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि जिस एसगार्ड को तुम लोग खाली छोड़कर आए हो, शायद वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि आ रही है उस पूरे के पूरे खाली स्पेस को भरने के लिए, जहाँ पे पहले कभी एसगार्ड हुआ करता था। और उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ से दोबारा लौटते हुए एसगार्ड के ऊपर आता है, जहाँ पे वॉरियर 3 और बाल्डर वगैरह सब मिलके रिपेयर का काम वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन थॉर यहाँ पे बाल्डर के बारे में पूछता है तो बताते हैं वो लोग कि बाल्डर वहाँ पे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है और वो किसी से बात वगैरह नहीं कर रहा है, और इस वक्त वो जो ट्रॉफी रूम है वहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली वहाँ पे उस थ्रोन रूम के अंदर जाता है और कहता है कि बाल्डर, तो कहता है कि ये मुझे इस पूरे के पूरे मलबे के अंदर मिला, ये हमारे राजा का सर है ओडिन का, जिसको यहाँ पे इस मलबे के अंदर दबा दिया गया था। आखिरकार मैं किस किस्म का राजा हूँ जिसने अपने पूरी की पूरी किंगडम को फेल कर दिया है। ये सारी की सारी गलती, ये सारे के सारे रूइन मेरी गलती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बाल्डर जो है सारी की सारी चीज़ों को अपनी गलती मान रहा है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सीज का इवेंट हुआ, जिस तरीके से उसके लोगों की मौत हुई, एसगार्ड का बेकार होना, बर्बाद होना, रूइंस के अंदर चले जाना, तो इसका गम अभी तक बाल्डर को लगा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली उसको ये सारी की सारी बातें समझाने की कोशिश करता है कि एक राजा होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और एक राजा होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने किंगडम की हर एक चीज़, हर एक इंसान को बचा सकते हो। बस तुम्हें अच्छे काम करते रहना है और कभी भी इन सारी की सारी बातों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। और वैसे भी जब हम दोनों एक साथ होंगे तो इस सब को दोबारा से शुरू कर ही सकते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब सारे के सारे एसगार्डियंस का ध्यान उस तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हेमडाल होता है, जो कि उनका वॉचर है। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हॉरर, विलेनी। तो वहीं से थॉर आता और कहता है कि ओडिन ज़ाई, हेमडाल, हेमडाल, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, ये सब क्या हो रहा है। तो हेमडाल की आंखें चमक रही हैं और वो अपने घुटनों पे आ चुका है दर्द की वजह से, और कहता है कि डेथ एट लॉन्ग लास्ट, मुझे हम सब की मरने की वजह नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि हेमडाल ने यहाँ पे किसी बहुत ही बड़े खतरे को जो है सेंस कर लिया है, जो कि उनकी मौत का सबब बन सकता है। तो एरिक बोलता है कि बस अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जाके किसी ज़बरदस्त तरीके के बॉम्ब प्रूफ बंकर को खरीदने की कोशिश करूँगा और अपने बाकी के दिन वहाँ पर बिताऊँगा इस उम्मीद के अंदर कि कुछ बुरा ना हो। तो वहीं से वो आदमी पूछता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि? तो एरिक बोलता है कि भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है वो तुम लोगों के लिए आ रही है। मैंने अपनी सारी की सारी एडेड लाइफ, सारी की सारी थ्योरीज़ को चेस करते में निकाल दी है, लेकिन सच कहूँ इस वक्त जो मेरी सारी की सारी थ्योरीज़ हैं मुझे वो एक ही तरफ इशारा कर रखी हैं कि तुम लोगों के लिए कोई चीज़ आ रही है जो कि तुम लोगों को मिटा के रख देने वाली है। और इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज़ मिडगार्ड यानी अर्थ पर आ गई तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हमें भी मिटा सकती है। एक बहुत ही बड़ा हॉलोकॉस्ट होने वाला है जिसके बारे में तुमने कुछ सोचा भी नहीं और ना ही तुम समझ पा रही हो। एसगार्ड को कभी यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, यही मैं तुमसे बस कहना चाहता हूँ। ये यहाँ पे है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो या तुम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे फिट इन नहीं करते हो। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी के अंदर एक तरह का बैलेंस कायम रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उस बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम लोग अब जैसा कि यहाँ पे मौजूद हो तो वो चीज़ जो कि तुम लोगों के लिए आ रही है वो भी बहुत जल्द यहाँ पे आ सकती है। एंड एवरीबडी डाइज। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद करा, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे एक मौका दिया ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का। और हम देखते हैं कि एरिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होकर अफसोस में यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये बात इस गार्डियन को समझ में नहीं आ रही है जिससे वो इतनी देर से बातें कर रहा है। लेकिन अगले पल वो बोलता है कि ज़रा एक मिनट, एसगार्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट माइंड, मैं डॉक्टर वॉस्ट्रेक, मैंने भी इस तरह के डिस्टर्बेंसेस को नोटिस किया है और मैं अपनी सारी की सारी फाइंडिंग्स तुम्हारे सामने रखना चाहूँगा ताकि तुम भी इस बात के ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च कर सको। तो हम देखते हैं कि बेसिकली एरिक इतनी देर से जिसके साथ अपने दिमाग को पका रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वोल्स्टैक था, जो कि एसगार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डमेस्ट इंसान आप जिसको समझ सकते हैं। वो यहाँ पे सारे के सारे साइंस के मामले को समझने के लिए एसगार्ड की तरफ से आया है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बेचारे एरिक के ऊपर इतनी देर से क्या बीत रही है। तो इसे वोल्स्टैक बोलता है कि अब जैसा कि मुझे तुम्हारी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी और मैं समझ रहा हूँ कि शायद हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी फाइंडिंग्स और तुम्हारी फाइंडिंग्स को माइटी थॉर के पास ले जाके बता सकूं कि ये कितना बड़ा खतरा है, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना होगा। तो तुम यहाँ पे बैठो मेरे साथ और इस बार कोशिश करो अपनी सारी की सारी थ्योरीज को समझाने की, लेकिन इस बार तुम पाइस का इस्तेमाल करो ताकि मुझे बेहतर तरीके से समझ आए। तो एरिक बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या कोई और मौजूद है जिससे मैं ये बातें कर सकता हूँ? टू बी कंटिन्यूड।